1974 में एरिसीबो ऑब्जर्वेटरी जो कि पोर्टोरिको में है, वहां से एक रेडियो सिग्नल भेजा गया स्पेस में M13 स्टार क्लस्टर को। और इस रेडियो सिग्नल में ना 7 मेन इंफॉर्मेशन थी। जैसे पहला था कि 1 से लेकर 10 तक का नंबर, पर उस नंबर के साथ उसका बाइनरी रिप्रेजेंटेशन भी था। जैसे 1 का 1, 2 का 10, 3 का 11, 4 का 100, ऐसे लेकर 10 तक का था। और फिर दूसरा था एटॉमिक नंबर कुछ एलिमेंट्स का, जैसे हाइड्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फॉस्फोरस। और यही एलिमेंट इसलिए क्योंकि यही मेन एलिमेंट है जिनसे हम बने हैं। और तीसरे में उन्होंने कुछ फॉर्मूलाज भेजा था शुगर और बेसिस का, जो कि हमारे डीएनए में होता है। और चौथा था डीएनए का डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर, जो कि सीढ़ियों की तरह होता है। और न्यूक्लियोटाइड्स के बारे में भी कई सारी इंफॉर्मेशंस, जिससे हमारा डीएनए बना हुआ होता है। और पांचवा था ह्यूमन फिगर, कि आखिर एक इंसान किस तरह दिखता है, उसकी एवरेज हाइट कितनी होती है, ये सब। और छठवें पार्ट में सोलर सिस्टम के बारे में बताया गया है कि सोलर सिस्टम में किस प्लैनेट से ये सिग्नल आया है। और लास्ट पार्ट में जिस रेडियो टेलीस्कोप से इसे भेजा गया है उसके बारे में कई इन्फॉर्मेशन है। और इस सिग्नल की फ्रीक्वेंसी थी 2380 मेगाहर्ट्ज। पर पता है ये सिग्नल M13 स्टार क्लस्टर तक कब पहुंचेगा? आज से 25,000 साल बाद। और अगर कोई रिस्पॉन्स आया तो उसको आने में भी 25,000 साल लगेंगे। मतलब कि हमको 50,000 साल बाद पता चलेगा कि ये सिग्नल रिसीव हुआ है भी कि नहीं। और अब पूछोगे तो इतनी दूर भेजा ही क्यों? तो इनका भेजने का बस ये था ना पर्पस। एक तो पर्पस था कि एलियन से कांटेक्ट करना है, पर ये अपने रेडियो टेलीस्कोप की कैपेबिलिटी भी चेक करना चाहते थे। जैसे हम चाहते हैं कि आने वाली फ्यूचर जनरेशन या फ्यूचर एलियंस को पता चले कि एक टाइम पे हम भी एग्जिस्ट करते थे। जैसे जब हम पिरामिड देखते हैं तो इजिप्शियन के बारे में सोचते हैं कि एक टाइम इनका भी था, ये भी एग्जिस्ट करते थे। वैसे हम चाहते हैं कि हमारा भी कोई रिकॉर्ड हो। पर रिकॉर्ड जैसे अगर हमने अर्थ पे बनाया और अर्थ ही पूरी डिस्ट्रॉय हो गई तो फिर तो कभी किसी को आइडिया भी नहीं लगेगा कि हमारी जैसी चीजें भी एग्जिस्ट करती थी। और क्या पता कभी कोई एलियन हमारे सोलर सिस्टम के अंदर आए ही ना। इसलिए हमने वॉयेजर जैसे सैटेलाइट्स बनाई, जो कि 2 अलग अलग सैटेलाइट है, वॉयेजर 1 एंड वॉयेजर 2। और ये दोनों सैटेलाइट ना सोलर सिस्टम से बाहर जा चुकी है, मतलब पूरी तरह से नहीं, बट जितने प्लैनेट हैं उनसे काफी दूर है वो। और इन दोनों सैटेलाइट पे ना एक एक गोल्डन रिकॉर्ड है जिसके अंदर कई सारी इंफॉर्मेशन हैं। और इनमें लगभग 115 फोटो है, जिनमें से एक फोटो ताजमहल की भी है। और इन फोटोज को इस तरह चूज किया गया है ना कि अगर एलियन इनको देखें तो वो बस फोटो देख के ही बहुत सारी चीजें हमारे बारे में समझ जाएं। और बस फोटो ही नहीं, इसके अंदर अलग अलग तरह की आवाजें भी डाली गई है, जैसे बर्ड्स की, ट्रेन की, ह्यूमन की हार्ट बीट, और भी कई सारी चीजें इस गोल्डन रिकॉर्ड के अंदर। पर अगर वो गोल्डन रिकॉर्ड किसी एलियन को मिल भी गया तो वो उसे प्ले कैसे करेंगे? क्योंकि हम उस पर ये थोड़े लिख सकते हैं कि इस रिकॉर्ड को ऐसे घुमाना है, वैसे घुमाना है, क्योंकि क्या पता उन एलियंस की क्या भाषा हो, वो किस तरह बड़े हुए हो। हम कुछ भी सिंबल विम्बल बना ले, क्या पता उन्हें समझ में ही ना आए। और क्या पता जैसे हम लोग 1 सेकंड को 1 सेकंड मानते हैं, पर क्या पता वो लोग 5 सेकंड को 1 सेकंड मानते हो। उन एलियन ने अपना एक अलग ही टाइम स्केल बनाया, वो किसी और तरह यूनिवर्स को देखते हो। तो इसलिए साइंटिस्ट ने एक बहुत ही अलग तरीका निकाला जिससे यूनिवर्स का कोई भी एलियन हो, अगर वो हमारा इतना एडवांस है तो वो जरूर समझेगा। और वो तरीका है हाइड्रोजन से, क्योंकि हाइड्रोजन बहुत ही कॉमन एलिमेंट है यूनिवर्स का, और एलियंस को एटलीस्ट उसके बारे में तो पता ही होगा। इनफैक्ट यूनिवर्स में जितने भी एलियन हैं उनको हाइड्रोजन के बारे में तो पता ही होगा। तो साइंटिस्ट ने क्या किया, उस गोल्डन रिकॉर्ड के ऊपर ना हाइड्रोजन एटम की एक फोटो बना दी, और एक ऐसी भी फोटो बना दी जिसमें हाइड्रोजन का ट्रांजिशन स्टेट दिखाया गया है। मतलब कि वो स्टेट जिसमें हाइड्रोजन का जो इलेक्ट्रॉन होता है वो अपनी स्पिन चेंज करता है, और स्पिन चेंज करते ही वो एक एनर्जी रिलीज करता है, जिस एनर्जी की फ्रीक्वेंसी होती है 1420 मेगाहर्ट्ज, जो कि एक तरह से यूनिवर्सल यूनिट है टाइम का। मतलब अगर उन एलियंस को ये पता चल गया तो ये भी पता चल जाएगा कि हमने टाइम को समझने के लिए किस चीज को रेफरेंस में लिया है, उनका 1 सेकंड और हमारा 1 सेकंड सेम है कि नहीं। और उस गोल्डन रिकॉर्ड पे ये भी दिया गया है कि इसको प्ले कैसे करना है, वो भी साइंटिफिक तरीकों से, जो कि कोई भी एलियंस आसानी से समझ सके। और उस पे यूरेनियम 238 भी है, क्योंकि अगर ये रिकॉर्ड किसी एलियन को मिला तो वो ये यूरेनियम 238 से पता लगा सकेंगे कि इसको कितनी साल पहले भेजा गया था। क्योंकि यूरेनियम 238 ना एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है जो कि डीके हुआ करता है, और जितना यूरेनियम 238 वॉयेजर पे है वो कम से कम करोड़ों साल में डीके होगा पूरा। तो मान लो अगर किसी एलियन को वो गोल्डन रिकॉर्ड मिला और उसने देखा कि यूरेनियम 238 इतना ख़त्म हो चुका है, और फिर वो कैलकुलेट करे कि इतना यूरेनियम ख़त्म होने में 5 लाख साल लगेंगे,
तो उसको पता चल जाएगा इसको 5 लाख साल पहले किसी ने भेजा था। पर अब बात ये आती है कि ये वॉयेजर 1 और 2 जा कहाँ रहे हैं। तो वैसे तो नासा से इनका कनेक्शन टूट चुका है, क्योंकि ये बहुत दूर जा चुके हैं और ये इतनी तेजी से जा रहे हैं ना कि हल्का सा भी एक्स्ट्रा ग्रेविटी इनको एक अलग ही डायरेक्शन दे देगी। जैसे इनकी स्पीड ना लगभग 60,000 किलोमीटर प्रति घंटा है। मतलब अगर इंडिया से अमेरिका जाना है तो बस 10 मिनट लगेंगे। पर क्या कभी ये किसी एलियन को मिलेगा भी? तो देखा जाए तो नहीं, क्योंकि अगर वॉयेजर 1 की बात करें तो वो एक ग्लीस नाम के एक स्टार सिस्टम से 1.6 लाइट ईयर दूर से निकलेगा, और वो भी 40,000 साल बाद। और वॉयेजर 2 1.7 लाइट ईयर दूर से निकलेगा एक अलग स्टार सिस्टम के, जिसका नाम है स्टार रोज 248, वो भी 40,000 साल बाद। और जैसे आप ठंडियों में एक चमकीला तारा देखते हो जिसको सीरियस बोलते हैं, तो वॉयेजर 2 ना उससे 4 लाइट ईयर दूर से निकलेगा, वो भी 3 लाख साल बाद। तो मतलब सोचो, लाखों साल में भी ना ये किसी स्टार सिस्टम में पहुंच नहीं रहा है, ये सबके बस आस पास से निकल रहा है। इवन किसी दूसरे स्टार के ग्रेविटी के अंदर भी नहीं आ रहा है ये। तो फिर ये कहाँ किसी एलियन को मिलेगा? ऐसा तभी हो सकता है अगर कोई एलियन स्पेसशिप से अपने ट्रैवल कर रहा हो और उसको ये मिल जाए, तब हो सकता है हमारा कांटेक्ट हो एलियन से। अच्छा या बुरा वो तो बाद में पता चलेगा, पर इसकी भी प्रोबेबिलिटी ना देखा जाए तो कम है, क्योंकि अगर कोई इतनी एडवांस सिविलाइजेशन है जो कि स्पेस ट्रैवल कर सकती है, तो ऑब्वियस है उनके स्पेसक्राफ्ट की स्पीड बहुत ही ज़्यादा होगी, और उतनी स्पीड में वॉयेजर तो दिखाई भी नहीं देगा उन्हें। पर ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि करोड़ों साल बाद कहीं वॉयेजर कोई ऐसे स्टार सिस्टम में पहुंच जाए जहां पे लाइफ पॉसिबल हो। अब ये मत सोचना कि करोड़ों साल में वो खराब हो जाएगा, क्योंकि स्पेस में कोई हवा नहीं होती कि उससे रिएक्ट करेगा। वो करोड़ों साल तक वैसा ही रहेगा, पर ऑब्वियस है हम नहीं रहेंगे। एंड ये वीडियो यहीं पे ख़त्म होता है। अगर पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना।